उनसे परिचय कराना चाहता हूँ। आदरणीय संतोष तनेजा जी। आज मतलब संतोष तनेजा जी ने 1986 में एक संस्था बनाई थी जिसका नाम है संकल्प, और उस संस्था के माध्यम से इन्होंने जो गरीब किंतु मेधावी सिविल सर्विस में विद्यार्थी जाना चाहते हैं उनको सहयोग देने का काम शुरू किया। आज स्थिति यह है कि देश में लगभग 7,000 ऐसे सिविल सर्वेंट्स IAS IPS हैं जो कि उस संस्था के माध्यम से गए हुए हैं। हम शायद सुपर 30 फिल्म देखते होंगे और देखी होगी हम में से कईयों ने। तो अगर सिविल सर्विसेज का सुपर 30 बनाया जाए तो संतोष जी निश्चित रूप से उसके नायक हैं। दूसरी बात यह है कि जो बहुत ही अच्छी बात है कि पिछले कुछ वर्षों में और उनके इस परिवर्तन में एक पुस्तक का बड़ा हाथ रहा, अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, संक्रांत सानू की वो पुस्तक है। तो वो पुस्तक पढ़ने के बाद और लगातार विमर्श में तो वो जुड़े हुए थे और स्वयं देख रहे थे कि सिविल सेवा में विद्यार्थियों को कितनी कमी, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कुछ हमारे जैसे मित्रों ने भी मतलब कुछ अपना रोल अदा किया होगा। इस समय में संतोष जी ने ये सोचा है कि भाषा का सवाल उनके लिए बहुत प्रमुख सवाल है और देश में ऐसा कोई शीर्ष व्यक्तित्व नहीं है जिसको उन्होंने इसको लेकर संपर्क न किया हो, उन तक पहुंचे ना हो और उनसे उनकी लगातार बातचीत ना चल रही। और उन्होंने उसमें भी यानी कि भाषा के सवाल पर भी जो अपना केंद्र बनाया है, उनका कहना यह है कि उसकी नब्ज जो है उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाएं हैं। और उन्होंने चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वो मानव संसाधन मंत्री हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब लोगों से उन्होंने संपर्क या तो किया है या कर रहे हैं और ये इस विषय को बड़े पैशन के साथ, बड़ी दीवानगी के साथ उन्होंने उठाया है और उनको देखकर वास्तव में बड़ी प्रेरणा मिलती है। मैं आदरणीय संतोष जी से कहूंगा कि वे अपने इस विषय में जो अनुभव है या जो सोच है वो लगभग 20 मिनट में हमारे सामने प्रस्तुत करें। आदरणीय राहुल देव जी, आदरणीय संतोष चौबे जी, मेरे मित्र अनिल जोशी जी, रमेश जी और भी कई मित्र हैं मेरे जो इस समय इस समागम में उपस्थित हैं। मैं इसको एक रूप में सत्संग ही मान रहा हूं क्योंकि हम लोग इस विषय के साथ इतने मन की गहराई से जुड़े हुए लोग हैं कि ये विषय हमें छोड़ नहीं रहा है। मेरा माथा पहली बार तब ठनका जब आज से 4 वर्ष पूर्व एक विद्यार्थी हमारे यहाँ 99 रैंक लेकर IPS में गया और उसकी प्रथम जो चॉइस थी वो IAS थी और उसका हिंदी माध्यम था। उसके पिताजी की 6-7 वर्ष पूर्व निधन हो चुका था। घर में छोटा सा सब्जी का काम था, उसमें उसने हाथ बटाया। उसके बाद इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया, लोन लिया और इंजीनियरिंग कर ली। फिर 2 साल में, 2.5 साल में उसने अपना लोन रीपे किया और फिर वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कि मैं एक IAS के नाते काम कर सकूं समाज के लिए, सरस्वती शिशु मंदिर का वो पढ़ा हुआ विद्यार्थी था, तो उसने IAS की परीक्षा दी और 99 रैंक के साथ उसको IPS मिला। परंतु उसको IAS में जाना था तो उसने एक अटेम्प्ट और दिया और गलती से उससे हिंदी माध्यम के बदले अंग्रेजी माध्यम टिक हो गया। वापस गया UPSC, उसने कहा कि मेरा गलती से हिंदी माध्यम टिक हो गया, इंग्लिश माध्यम टिक हो गया है और मुझे हिंदी माध्यम में मैंने पहले दिया, मैं हिंदी माध्यम में देना चाहता हूँ। तो वहां उन्होंने कहा नहीं, अब तो आपने जो लिख के दे दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब वो इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ विद्यार्थी था, स्वाभाविक था कि अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़ता था, तैयारी करता था। बिल्कुल ठीक कहा संतोष चौबे जी ने कि मटेरियल आज भी हमें अंग्रेजी भाषा में जितना उपलब्ध है और जितना ज्यादा उपलब्ध है उसके कंपैरिजन में भारतीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं है अच्छे स्तर का, उस स्तर पर compete कर सकने के लिए। खैर, उसने अंग्रेजी में दे दिया, अगले वर्ष वो IAS में निकल गया। अब उस वर्ष के बाद
जनरल कैटेगरी का जितनी मैंने खोज कराई है उसके आधार पर एक भी विद्यार्थी हिंदी नहीं, भारतीय भाषाओं के माध्यम का, मीडियम की बात कर रहा हूं मैं, ऑप्शनल तो कोई भी ले सकता है किसी भी विषय को, परंतु भारतीय भाषाओं से के माध्यम से पास हुआ एक भी व्यक्ति आईएएस में नहीं गया। अब इसका थोड़ा सा और भी मैं इसके साथ जुड़ी बात कह देता हूं। 2019 के परिणाम में जो डाटा को हमने बाइफरकेट किया तो 70% विद्यार्थी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के इन सेवाओं में 24 सेवाओं में पास हुए हैं। हमारे पास क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं तो लगभग हमारे यहाँ अनिल ने ठीक कहा कि 60% लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारी संस्था से जुड़कर गए होते हैं, तो हमारे पास सबका पूरा रिकॉर्ड होता है। उसके आधार पर हमने डाटा बनाया। तो कुल जितने पास हुए उस वर्ष में, उसमें से 70% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, 10% मेडिकल बैकग्राउंड के, 5% मैनेजमेंट बैकग्राउंड के, 5% चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह के, केवल 10% ह्यूमैनिटीज, प्योर साइंस और प्योर कॉमर्स इससे। और जैसे मैंने पहले कहा कि हिंदी माध्यम वाला सामान्य कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का एक भी आईएएस में नहीं। अब ये क्रम काफी रेगुलर सा हो गया है। पहले अगर कोई 15%, 18% ऐसे विद्यार्थी होते थे कि जो भारतीय भाषाओं को माध्यम बना करके सिविल सेवाओं में जा पाते थे, तो आज वो संख्या घट करके कहीं 8-7% पर आ गई होगी, उसमें भी नीचे की सेवाओं में या जो हमारे आरक्षित श्रेणियों के हमारे साथी हैं उनकी ओर से। अब मैं एक इसके साथ साथ एक बात जोड़ के कर रहा हूं। मुझे अच्छी तरह ध्यान है हमारे अनिल जी ने 4 साल तक संघर्ष किया था यूपीएससी ऑफिस के सामने, सरकारी नौकरी में रहते हुए एक धरना चलता रहा जिसमें सब बड़े नेता इनको मिलने आए। और धरना इस बात पर चल रहा था कि जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें यूपीएससी की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति क्यों नहीं होनी चाहिए। और उसमें जिस मीटिंग में शायद फाइनली डिसाइड हुआ, उसमें जो 10-12 लोग गए, उसमें हमारे प्रिय मित्र अनिल जी भी थे। और वहां जो सीनियर आईएएस बैठे थे तो उन्होंने सीधा एक सवाल दागा। उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम सच्चाई पर बात करो। तुम भारतीय भाषाएं कर रहे हो या हिंदी कर रहे हो, तुम जितने लोग सामने बैठे हो 15 लोग, तुम्हारे से कितनों के बच्चे हिंदी या भारतीय भाषा के माध्यम में किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, बताओ। तो अनिल जी ने उस समय, मुझे क्योंकि हमारी घनिष्ठता उस समय इतनी थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे को लगा कि मुझे बोलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इसके जवाब में सिर्फ आपसे ही पूछता हूँ कि हम अपने बच्चों को हिंदी या भारतीय भाषा के माध्यम के स्कूल में क्यों पढ़ाएं? अगर आगे के अवसर ये इन भाषाओं में प्राप्त नहीं हैं, उसके लिए बिल्कुल पक्के बैरियर्स लगे हुए हैं, तो क्यों पढ़ाएंगे हम? अब उससे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं हो सकता था। अब मैं इसी आर्गुमेंट को यहां ला रहा हूं। क्या हमें ऐसा नहीं लग रहा, मैं अपने विद्वान मित्रों से क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, वस्तु स्थिति क्या ये नहीं है कि दशक के बाद दशक और उससे अगला दशक, इसमें भारतीय भाषाओं की जो उपयोगिता है, भारतीय भाषाओं की जो प्रासंगिकता है, भारतीय भाषाओं का जो सम्मान है, ये दिन प्रतिदिन कम नहीं होता चला जा रहा। आज अगर हमारे सामने 3 विद्यार्थी आते हैं, उनमें से एक अंग्रेजी में बात कर सकता है और 2 अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते, और अगर वहां 6 लोग बैठे हों, 7 लोग बैठे हों, तो क्या स्वाभाविक रूप से ध्यान उस तरफ आकर्षित नहीं होगा कि जो अंग्रेजी बोलने वाला है, और बाकी दोनों के मन में ऐसा भाव नहीं आएगा कि यार हम तो नहीं बोल पा रहे ना, हम तो इसके बराबर के नहीं हैं। अब इससे आगे आते हैं। अगली बात मेरी और ये संख्या कितनी है हमारे देश में?
आज हमारी डाटा ये कहती है, जो पुस्तक में लिखी मैंने पढ़ी है, वो तो ये है कि भारतीय भाषाओं में, सॉरी, अंग्रेजी में ठीक लिख पढ़ सकने वाले लोग आज भी हमारे देश में केवल 4%। 4 नहीं होंगे, मैं कहता हूँ 5 होंगे। 5 से 10 कुछ भी मान लें हम। मुझे लगता है कि हमारे विद्वान मित्र संतोष चौबे जी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ मोटे तौर पर कि 90% से अधिक लोग आज भी इस देश में ऐसे हैं जो ठीक अंग्रेजी लिख और पढ़ नहीं सकते। अब इसके साथ जुड़ा हुआ एक फैक्ट और है, वो ये है कि क्या किसी भारतीय भाषा में हिंदी को जोड़ करके हम अपने नई पीढ़ी के लोगों को कोई अच्छा करियर, यानी उसको आईआईटी में प्रवेश, उसको आईएम में प्रवेश, यानी उसको मेडिकल कॉलेज में प्रवेश, 5 इयर्स लॉ डिग्री में प्रवेश, क्या हम किसी भी ऐसे कोर्स में जिसके कारण वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जहां तक पहुंचना चाहे वो पहुंच सके, क्या हम किसी भारतीय भाषा के माध्यम में पढ़ाकर उसको आगे के लिए रास्ता खोला देखते क्या? उसके लिए हमने किसी प्रकार से उसके लिए अंग्रेजी की ट्यूशन लगाई, हमने इसको अंग्रेजी के स्कूल में पढ़ाया, और जैसे कैसे करके उसको, और अंग्रेजी माध्यम के कारण से उसको हमने इन कोर्सेज में कहीं डाल दिया, तो वो जहां पहुंचता है, और ये हमारा बेचारा जो है, जो भारतीय भाषाओं में पढ़ा है, जिसके पास और कोई तरीका नहीं है। अब यही एक बात और जोड़ूंगा, मेरा स्वयं का सर्वे, मेरा स्वयं का जो अनुभव है, वो ये कहता है कि आज हमें 5% भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो जिनकी पॉकेट अलाउ करती हो कि वो अंग्रेजी माध्यम का स्कूल उनके आसपास है और बच्चे को स्कूल में पढ़ा सकते हैं, और फिर भी वो उसको भारतीय भाषा के माध्यम के सरकारी स्कूल में या किसी ऐसे स्कूल में डालेंगे। ऐसे 5% लोग नहीं होंगे आज। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। मेरे एक मित्र मुझे पीतमपुरा के एक विद्यालय में दिखाने के लिए ले गए। विद्यालय, मैंने उनका विद्यालय देखा, अच्छी स्टेटस की बिल्डिंग थी, पार्टली एसी पार्टली नॉन एसी, बहुत बड़ा हॉल, जब जो भी सारा दिखावा होता है वो था उसके अंदर। मैंने तो पूछा कि आपका स्कूल तो कोई जाना तो जाता नहीं, कोई जानता नहीं स्कूल को, तो आपके यहाँ पढ़ाता कौन है, आपकी कितनी फीस है? तो उन्होंने कहा मेरी फीस मासिक 5,000 रुपया है। तो मैंने कहा बच्चे कौन कौन आते हैं, किस श्रेणी के बच्चे आते हैं? तो उन्होंने कहा 50% बच्चे मेरे यहाँ रिक्शा वालों के आते हैं, रिक्शा चलाने वालों के। अरे मैंने कहा क्या बोल रहे हो, मास का 5,000 रुपया वो अपने बेटे की शिक्षा के लिए लगा देता है? कहने भाई साहब आपको पता ही नहीं है कुछ, दिल्ली में हर रिक्शे वाला कम से कम 500 रुपए लेके घर जाता है, और उसकी पत्नी भी जो घरों में काम करती है, इधर उधर काम करती है, कम से 10,000 रुपए वो भी कमा लेती है। तो अगर वो 15 और 10 25,000 रुपए कमा लेते हैं या 20,000 कमा लेते हैं, तो उसमें से क्या वो 5,000 नहीं दे सकते? और मैंने कहा अच्छा क्या खास बात क्या है? कहने भैया इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, कैसी बात कर रहे हो? अब इससे अगला छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। अभी इन दिनों में कोरोना होने के कारण मुझे समय मिल गया, और मैंने सोचा कि अच्छा अपने फॉरेन सर्विस वाले मित्रों को कम से कम राम राम की जाए, क्योंकि जब से वो सिलेक्ट हुए तब से कभी बहुत ही कम मिलना हुआ। हमारे साथ जुड़े हुए इस समय हमारे लिस्ट में कोई 225 लोग ऐसे हैं जो फॉरेन सर्विसेज में गए हुए हैं। मेरी उनमें से 83 लोगों से बात हुई, लगभग 60-70 देशों में वो होंगे, और इनसे बात करके मैंने इनका वहां का सारा हिसाब किताब पूछा कि भैया तुम्हारे यहाँ हायर एजुकेशन जो है ये कौन सी भाषाओं में है? तो मैं दंग रह गया, क्योंकि पहले तो मैंने एक फैक्ट पढ़ा था केवल कि जो विश्व के 20 धनाढ्य देश हैं उनमें से केवल 3 देश, यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, इनका पढ़ाई का माध्यम हायर एजुकेशन में ये केवल इंग्लिश है, और कनाडा में इंग्लिश और फ्रेंच है। और बाकी जो 16 देश हैं जिसमें चीन, जापान, रशिया, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे जो भी देश हैं इन सबका अपना अपना है।
तो 20 में से 16 देश तो मैंने पढ़े थे। अब जब मैंने इजराइल वाले से उसका नोट मंगाया, मैंने कहा भैया तुम तो 83 लाख की पॉपुलेशन के देश हो, यार तुम्हारा क्या है, तुम कैसे इतने उछल रहे हो दुनिया में, तुम्हारे रिसर्च भी इतनी अच्छी हो रही है, साइंस पर भी इतना काम हो रहा है। खैर इजराइल तो इजराइल है, हम अपने देश को इजराइल के स्तर पर कब ला पाएंगे कहना बड़ा कठिन है। शायद ये बात मैंने राहुल जी के भाषण में भी सुनी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो मेरा कहने का भाव ये है कि क्योंकि उन्होंने अपने देश की पूरी मेधा का सदुपयोग किया है, केवल 5% को मेधावी मान करके और 95 या 90 से 95% को केवल रिक्शा चलाने के लिए, कभी कोई मिनियल जॉब करने के लिए, स्किल्ड जॉब करने के लिए, गार्ड बनाने के लिए, कहीं भी पेट भरने के लिए, रोटी कमा सकने लायक नहीं बनाया, केवल उन्होंने सबको पर्याप्त अवसर दिए। आज ये रेलगाड़ी जो उल्टी दिशा में चल पड़ी है, ये वास्तव में मुझे ऐसा दिन दिखाई दे रहा है, मैं राहुल जी से पूरी एग्री करता हूं, मैंने पिछला भाषण उनका सुना था, लिंक आ गया था मेरे पास, कि ये स्थिति बड़ी भयावह कल हो सकती है। अब मैं इसके लिए कोट करूंगा, हमारे में से कौन नहीं इस बात को स्वीकार करता कि सबसे समृद्ध भाषा संस्कृत है, सबसे ज्यादा ज्ञान हमारे देश का संस्कृत में पड़ा है, संस्कृत सबसे ज्यादा साइंटिफिक है, संस्कृत कंप्यूटर के लिए भी मोस्ट अप्रोप्रिएट है। परंतु आज संस्कृत की वस्तु स्थिति क्या है? संस्कृत की, हमारे हॉस्टल में 1986 में जो हमने इस काम को शुरू किया, अनिल जी मेरे साथ गए थे, वहां हम रिक्रूटमेंट कर रहे थे, नया हॉस्टल शुरू करना था, एक सज्जन आए, पीएचडी थे संस्कृत में, और हॉस्टल में वार्डन रखना चाहते थे, सिर्फ 800 रुपए की, मात्र 800 रुपए की नौकरी के लिए। और मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा इतना पढ़ा लिखा आदमी, वो कहने के भाई साहब आप समझ नहीं रहे हो मेरी मजबूरी, मेरे पास करने के लिए है क्या। आज मैं आप सब लोगों से बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि हम स्थिति के भयावह होने को समझें। अभी एक तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, दूसरे बिंदु को, वो ये है कि हमने इस देश में भारतीय भाषाओं को पता नहीं कैसे आपस में उलझने का अवसर दे दिया है। जब भी बात होती है हिंदी वर्सेज इंग्लिश, हिंदी वर्सेज इंग्लिश, और उस कारण से जो हमारा दक्षिण भारतीय समाज है, या दक्षिण भारतीय देश हैं, या उत्तर और उत्तर पूर्व के देश हैं, वो कहते हैं हमें क्या लेना देना, ये हिंदी में क्यों लाना चाहते हैं। ठीक है, सबके लिए बराबर अंग्रेजी है, और हमें तो अभी भी 3 भाषाएं सीखनी पड़ती हैं अगर हिंदी सीखें तो, इनको तो सिर्फ 2 सीखने से काम हो जाता है। तो फिर ये क्यों हिंदी को इतना बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो एक तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये हो गया है कि हमारे देश में इशू ये नहीं है इंग्लिश वर्सेस भारतीय भाषाएं, इशू है हिंदी वर्सेस बाकी भारतीय भाषाएं। अब ये दुर्भाग्य का विषय है, इसलिए बहुत आवश्यक तो मुझे लगता है, और बहुत संभल के चलना पड़ेगा कि हम भारतीय भाषाओं को खड़ा करें अंग्रेजी भाषा के सामने। अब मैं यहाँ ये कहूंगा, अगर मैं गलत बात में कह रहा हूं, मैं इस पर राहुल जी से कमेंट बाद में जरूर चाहूंगा, कि अंग्रेजों के गुलाम हम नहीं रहे, अब हम अंग्रेजी के गुलाम बने हुए। किसी ना किसी कारण से हमारे दिमाग में यह आ गया है कि अगर भारत का भविष्य है तो बिना अंग्रेजी के नहीं, भारतीयों का भी भविष्य है तो अंग्रेजी के बिना नहीं है। भारत को यदि आगे लेके जाना है तो आज बिना अंग्रेजी के सोचा ही नहीं जा सकता। आप किसी भी फोरम पर बैठें और आपको अगर फ्री उनको बोलने की अनुमति दें, तो हमने स्थिति को यहां तक पहुंचा दिया है। एक हमारे देश की भारत सरकार के एक सबसे बड़े मंत्रियों में से एक हैं, उनके एक जॉइंट सेक्रेटरी मुझे बताने लगे कि वो मंत्री जी के जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हम 16 जॉइंट सेक्रेटरीज की मीटिंग में ये कहा कि यार मैं अपने मंत्री जी से रोज डांट खाता हूँ, आप कम से कम एक काम तो कर दिया करो, अपनी फाइल में एक नोट में एक पंक्ति हिंदी में लिख दिया करो। अब अगर इतना मजाक आज की परिस्थिति में, यानी जो वस्तु स्थिति पहुंच चुकी है, अंग्रेजियत से जितने हम भर चुके हैं, अंग्रेजियत में जितने हम
डूब चुके हैं। अगर ये स्थिति यहां तक पहुंच गई है तो इसके लिए मुझे अत्यंत आवश्यक ये लगता है कि पहले हम भारतीय भाषाओं को डिमांड की भाषा बनाएं। मैं अब इस पर प्रश्न खड़े नहीं करूंगा किसी के बारे में भी, अगर मेरे दिमाग में उठ रहे होंगे तो भी मैं नहीं खड़े करूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी तरीके से जब तक हम भारतीय भाषाओं को वो सम्मान बराबर का नहीं दिलवा सकते कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो सोचे कि हाँ 19, 20, 18, 20, 15, 20 हमें वही करियर मिल सकता है जो करियर अंग्रेजी माध्यम वालों को मिल सकता है, और उसके लिए बात यहां से शुरू नहीं करनी पड़ेगी। हमारा कोई प्राइवेट कॉलेज जो है वो इंजीनियरिंग में भारतीय भाषा में और इंजीनियरिंग कराना शुरू कर दे। आज तो इंजीनियरिंग कॉलेज जितने खुले हुए हैं, पीछे मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी पंजाब में जितने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की संख्या एक रिक्रूटमेंट के लिए थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, उसके कंपैरिजन में 12वीं में साइंस में मैथ्स के साथ पास होने वाले विद्यार्थी कम थे। इतनी सीट्स खुल गई थी क्योंकि ये पूरा कॉमर्स हो गया है देश के अंदर। हमें ऊपर से का मतलब ऊपर से ही ठीक करानी पड़ेंगी चीजें कि आईआईटी में, मान लिया कानपुर आईआईटी है, दिल्ली आईआईटी है, रुड़की आईआईटी है, बनारस आईआईटी है, अब हर प्रांत में एक आईआईटी है। आनंद की बात यह है आईआईटी है या एनआईटी है, इनमें एक एक बैच ये उसी प्रदेश की भाषा में पढ़ने की व्यवस्था दे। एक बात। दूसरा, उस प्रदेश की जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ उनकी प्लेसमेंट की चर्चा हो कि हमारे इस प्रांत में अगर आप भेजोगे तो आपके अगर हर वर्ष 50 या 100 लोग निकलेंगे तो हमें 200, 500, 800, 1000 लेने की क्षमता है हमारे पास, और हमें कोई जरूरी नहीं अंग्रेजी माध्यम वाले भेजो। हमारे जो वर्कर्स हैं वो भारतीय भाषा ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। जब ये मशीन को समझते हैं, जब ये इंजीनियरिंग को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, और साथ में हमारी भाषा के अंदर, अपनी भाषा के अंदर अधिक अच्छा व्यवहार करके कर सकते हैं, और ये भी आईआईटी से पढ़े हुए हैं, ये भी एनआईटी से पढ़े हुए हैं, हमें क्या परहेज है, हम तो इनको प्रेफरेंस से अपॉइंट कर लेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और दे देता हूँ, क्षमा कीजिए। हमारे एक साथी हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस, वो कुछ सेवा भावी हैं। फरीदाबाद में उन्होंने गरीब बच्चों के और जो पढ़ाई नहीं कर पाते थे उनकी उन्होंने, और आफ्टर स्कूल उनको पढ़ाना शुरू किया, कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर के। तो उनको लगा कि यार ये कोई खास बात नहीं है, अब ये 12वीं कर भी लेगा, मान लिया पहले ये 35% लेता तो अब ये 50-55% ले जाएगा, 60% ले जाएगा, ये जाएगा कहाँ। तो उनको सूझा कि फरीदाबाद में इंडस्ट्री बहुत है। उन्होंने इंडस्ट्रीज को संपर्क किया, 15-20 इंडस्ट्रीज को, और ये भी एक अच्छे सीनियर रेवेन्यू अफसर थे, बाकी कुछ बैंक के रिटायर्ड मैनेजर से, कुछ इस प्रकार का ग्रुप था समाज सेवी लोगों का। उन्होंने कहा देखिए आपको कितने वेल्डर चाहिए, किस प्रकार के वेल्डर चाहिए, आपको कितने प्लम्बर चाहिए, आपको कितने मशीनिस्ट चाहिए, यानी जिस ट्रेड के आपको स्पेसिफिक कितने कितने लोग चाहिए, हम उनको 1 साल में ट्रेनिंग दे करके उन्हीं मशीनों पर, जिन मशीनों पर आपने ट्रेनिंग करानी है, हम पैसा इकट्ठा करके खरीद लेंगे और हम ये बच्चे तैयार करेंगे, आप उनको जॉब दीजिए। केवल 2 साल में उन इंडस्ट्रीज ने उनको कैंपस दे दिया एक छोटा सा, उनके लिए मशीनें लगा दी, और कहा कि भाई साहब आप तो हमारा काम कर रहे हो, इसके लिए आप क्यों दान इकट्ठा करोगे, अरे हमारे पास ही तो आने ये बच्चे। तो जिसकी जरूरत है, अगर उसकी जरूरत को हम सेटिस्फाई करने लायक उसको व्यक्ति दे देंगे, और व्यक्ति उसी बराबरी का देंगे, उसी स्तर का देंगे जिस स्तर का सम्मान प्राप्त आज उनको उपलब्ध है अच्छी बड़ी इंडस्ट्रीज को। पूरा विश्व यदि इजराइल से ले सकता है, चीन से ले सकता है, जापान से ले सकता है, कहीं भी कोई भी जा सकता है, एक ब्रिजिंग लैंग्वेज के तौर पर अंग्रेजी सीख पाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे जितने आईएएस आईपीएस हैं देश में कहीं से भी सिलेक्ट हों, किसी भी प्रांत से, हमारा आंध्र का व्यक्ति है वो पंजाब कैडर में है, इतनी बढ़िया पंजाबी बोलता है कि मैं उसको कहता हूँ यार तुम आंध्रा से हो, कहते हैं हाँ जी,
क्योंकि केवल 2 साल उनको पंजाबी सिखाई जाती है मसूरी एकेडमी में, और उसके बाद उनके डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में, और उनकी उनको जो अपना पहला पोस्टिंग है उसकी रेगुलराइज तब क्या आता है जब उसकी 10वीं की परीक्षा वो लिखने पढ़ने की उस भाषा में पास न कर ले। तो केवल काम चलाओ भाषा को सीखना ताकि हम बोल सकें, थोड़ा बहुत काम चला सकें, ये कोई कठिन काम नहीं है। हमारे अगर विद्यार्थी रशिया में एमबीबीएस पढ़ने जाते हैं और 1 साल में रशियन को पढ़ करके मेडिकल की रशियन में पढ़ाई करने लायक अगर वो हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी परसेंटेज नहीं होती, थोड़े पैसे ज्यादा होते हैं, मेडिकल करनी होती है, तो ऐसे कितने लोग हैं, सैकड़ों नहीं हजारों लोग होंगे जो रशिया से करके आए हुए होंगे। अब तो मेरा ये थोड़ा बहुत जो अनुभव मेरा हुआ है, मॉरिशस है, ये है वो है, जहां जहां कंपैरेटिवली आसानी से एडमिशन मिल जाता है, हमारे भारतीय विद्यार्थी बहुत जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, और उसी भाषा में, स्पेनिश में, फ्रेंच में। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हमें इस सारे सिस्टम में पैराडाइम शिफ्ट लाने के लिए ऊपर से तार हिलाने पड़ेंगे। अगर ऊपर से तार हिलने शुरू हो गए तो नीचे हमारे पास ऐसे मेधावी विद्यार्थी बैठे हैं जो उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पास होकर के, और टेल एंड पर ऐसे विद्यार्थी मिल जाएंगे जो कहेंगे उस प्रदेश में कि हाँ हमें तमिल में करने दीजिए, हमें आप कन्नड़ में करने दीजिए, हाँ हम करेंगे, हम मेडिकल कन्नड़ में करेंगे, हम इंजीनियरिंग तमिल में करेंगे, हम हिंदी में करेंगे, क्योंकि आईआईटी से कर रहे हैं, हमें डिग्री तो आईआईटी से मिलेगी, डिग्री में एनआईटी से मिलेगी, एमबीबीएस की डिग्री हमें गवर्नमेंट कॉलेज से मिलेगी। तो अगर इस प्रकार की हम विंडोज खुलवा पाए किसी तरीके से, तो ये जितनी बातें हमारे संतोष चौबे साहब ने कही हैं, मैं उनका मतलब हृदय से उनकी प्रशंसा करता हूँ कि अकेले वो इस तरीके से इतना बड़ा प्रयास करते घूम रहे हैं, भाषा का एक पैशन अपने दिमाग में लेकर के। और ऐसे अगर हमें भारत में इस प्रकार के कुछ 20-50-100 लोग अगर खड़े हो जाएंगे तो, और खड़े हो जाएंगे। अब जैसे मैंने कुछ बातचीत की मेडिकल के लोगों से, जो आईपीएस है और डॉक्टर है, उसका बड़ा भाई भी स्पेशलिस्ट है, इंग्लैंड से पढ़ के आया हुआ है। उसने कहा भाई साहब अंग्रेजी में ट्रांसलेट क्यों नहीं हो सकती बात भाई किताब। हमारे जो फला टीचर थे वो डाइसेक्शन पर उन्होंने एक हिंदी की पुस्तक लिखी हुई थी, या रामन, ये जो हमारे दिल्ली का कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, और वो पुस्तक बांटते थे कि बेटा तुम्हें हिंदी में अंग्रेजी में समझ नहीं आ रहा होगा, इसको हिंदी में समझ के पढ़ लेना, कोई समस्या नहीं है। और वो उस समय लगे हुए थे। मुझे पता लगा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी बीएससी में फिजिक्स में हिंदी में पढ़ाना पड़ता था, उनको पढ़ाते थे ताकि समझने वालों को ये ना लगे कि मैं 7,000 मील दूर की गंध जिस भाषा में से आ रही है मैं उसमें बोलूं, और वो उनको समझ पाते थे। एमएससी में अंग्रेजी में बोलने लगते थे। मेरा कहने का भाव ये है कि विषय ये नहीं है कि हम किताबें कैसे अब मुझे अभी ऑस्ट्रेलिया से एक मित्र का फोन आया, जब मैंने उससे बात की, उसने कहा हमारे यहाँ तो जो भी ऑर्डर निकलता है, ऑस्ट्रेलिया हालांकि अंग्रेजी भाषी है, 8 भाषाओं में ट्रांसलेट होकर के सब डिपार्टमेंट से चला जाता है। उसमें हमारी भारत की भी, गुजराती भी है, हमारे भारत की एक आध और 2 भाषाएं और भी हैं, चाइनीज भी है। तो जितने लोग उनके कर्मचारी हैं जिन भाषाओं के, 8 भाषाओं के, स्वाभाविक रूप से कंप्यूटर ट्रांसलेट करके उनको भेज देता है। वो कहते हैं आज इतना कितना बड़ा चैलेंज है। और मेरा कहना यह है कि मान लिया प्रारंभ में हमें तकनीकी जो शब्द हैं, जैसे वेंटिलेटर है आज, जैसे इंजेक्शन है, अब इनको अगर इंजेक्शन को इंजेक्शन लिख दिया, वेंटिलेटर को वेंटिलेटर लिख दिया, तो हमारी कौन सी मानहानि हो जाएगी। हम उसमें से रास्ते निकालें कि बच्चों को अंग्रेजी का हवा इसको फेस न करना पड़े। नहीं तो मुझे आईआईटी से पास हुआ आईएएस का विद्यार्थी, यहाँ आईएएस एक अधिकारी है, वो कहता है भाई साहब मैंने पहला आतंक प्रथम वर्ष आईआईटी में झेला, अंग्रेजी का आतंक झेला, अंग्रेजी का, क्योंकि वो एंट्रेंस देकर के तो पास हो गया आईआईटी के, परंतु जैसा चौबे जी ने कहा, या जैसा हम सबको जानकारी है कि वहां जाके कई बार तो वो आत्महत्या तक स्थिति पहुंच जाती है, और नहीं तो जो उसकी हालत बनती है वो खून के आंसू होता है। तो इतना बड़ा हमारा देश जिसकी जनसंख्या 135 करोड़ है और 10 प्रदेशों की
कम से कम 4 करोड़ से अधिक उनकी जनसंख्या है, और जनसंख्या 4 करोड़ से लेकर और 20 करोड़ तक रेंज कर रही है। हमारे से आधी जनसंख्या पर चीन को छोड़कर बाकी सारे देश हैं, और हम इतना भी अपना आत्मविश्वास नहीं जुटा पा रहे हैं कि कम से कम डॉक्टर भारतीय भाषा में बन सके, अपने प्रदेश की भाषा में बन सके, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से, एक अच्छा एडवोकेट बन सके, पढ़ाई कर सके, एक अच्छा मैनेजमेंट एक्सपर्ट बन सके, एक अच्छा इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट बन सके। हमारे यहाँ से एक नेत्रहीन, सॉरी कहना चाहिए उसको, प्रज्ञा चक्षु, वो आईएएस में गया, उसको बीए फर्स्ट ईयर में देखना बंद हो गया, और उसने कंप्यूटर से सीख लिया भाषा का उपयोग, और हिंदी माध्यम वाला था, वो प्रॉपर आईएएस में है, आज मध्य प्रदेश कैडर में है। कृष्ण गोपाल तिवारी उसका नाम है। 46 घरों के एक गांव से उत्तर प्रदेश से वो आता है, और बिल्कुल वहां के A1 आईएएस अधिकारियों में से उसका नाम है, और उसका विषय था इकोनॉमिक्स। उसने हिंदी माध्यम में पढ़ा, हिंदी माध्यम में परीक्षा दी। आज धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी होती जा रही है, मुझे बहुत रोना आता है कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से आप जनरल कैटेगरी के लोग अब आईएएस भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में आईआईटी के इंजीनियर्स, आईएम के ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, या जो भी उनका एक डिग्री डिप्लोमा होता है, जो भी होता है, या डॉक्टर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनकी इतनी भरमार हो गई है इस लाइन में कि भारतीय भाषाओं के यहाँ पर अगर मेधावी लोग हैं भी तो वो नहीं आगे निकल पाते, उनको आईएएस नहीं मिल पाता। अब सारे कारणों के केवल आईएएस पर अटक जाएं हम, ये मेरा कहने का विषय नहीं है। मेरा कहने का विषय ये है कि हम समय की गति को पहचाने। अंतिम बात कह करके मैं पूर्ण करूंगा अपनी बात। जब मेरी इस बार चर्चा उपराष्ट्रपति जी से हुई तो उन्होंने कहा कि भाई तुम जिस विषय को लेकर रो रहे हो, मेरे से ज्यादा कौन रोता होगा। मैं तो साफ कहता हूं कि जो हमारी मातृभाषा है वो हमारी आंखें हैं, अंग्रेजी तो सिर्फ ऐनक है। और आंध्र प्रदेश का उन्होंने मुझे उदाहरण दिया कि आंध्र में इस बार अब से 6 महीने पहले सरकार ने तय कर दिया कि सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से पढ़ाई तेलुगु में कराई जाएगी। और कहने के जब मुझे पता लगा तो मैंने कही बात कहाँ तक पहुंची है, तो पता लगा कि 3 महीने का नोटिस दे दिया गया डिपार्टमेंट को कि जो लोग तेलुगु में पढ़ाते हैं उनकी ट्रेनिंग कराइए, और वो अब पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएंगे, और उसी प्रकार से 3 महीने के अंदर किताबें तैयार करिए। खैर लोग कोर्ट में चले गए, कोर्ट में स्टे मिल गया, वो काम रुक गया, मगर स्थिति कहाँ तक पहुंच रही है। और बात वहीं लाकर मैं रोक रहा हूं जो अनिल जी ने भी कहा कि भाई अगर आगे भविष्य मेरे बच्चे को जिस भाषा में नहीं मिलना तो मैं उस भाषा में 12वीं तक भी क्यों पढ़ाऊंगा। अगर मेरी साहित्य में रुचि नहीं है, अगर मेरी उस भाषा से भी ऐसा लगाव नहीं है, तो मैं किस लिए। तो मैं अपनी बात को यहाँ पूर्ण करता हूँ, परंतु इसमें इतनी बात मैं और कहना चाहूंगा। संतोष चौबे जी की बात में एक बिंदु आया था कि आगे कैसे करें और क्या करें, इस पर हमारी चर्चा होनी चाहिए। और अगर ये मेरी बात ठीक लगती हो तो मैं अनिल से निवेदन करूंगा कि एक ग्रुप ऐसा बना दें, क्योंकि आज का विषय तो आपने सीधा सीधा ये रख दिया है कि उच्च शिक्षा एवं भारतीय भाषाएं, तो मैंने तो केवल उसी विषय पर बोला है। और उस विषय पर यदि मेरी बात तर्क संगत लग रही हो तो फिर इस विषय को आगे कैसे बढ़ाया जाए, प्रांत शाह कैसे बढ़ाया जाए, परिस्थितियां कहां तक बिगड़ चुकी हैं। मैंने आपको बताया 2012 बैच का जय सुंदर आईएफएस जो कॉल सेंटर में काम करता था, बेचारा दिन में काम करता था, रात को पढ़ता था, रात को काम करता था, दिन को पढ़ता था, वो आईएफएस बन गया। अभी मैंने उसको खाने पे बुलाया 10 दिन पहले, उसने कहा भाई साहब सबसे बड़ा अपोजिशन आपको तमिलनाडु से आज भी मिलेगा। मैंने कहा किस लिए भाई, हम तो कह रहे हैं तमिल में पढ़ाओ ना, मेडिकल डॉक्टर। तुम कहने लगे नहीं, वहां कोई तमिल में पढ़ना नहीं चाहता। अब ये बिल्कुल प्रोसेस रिवर्स हो गया है, गांव तक में उनकी पहली और ये सच्चाई है। मेरे पास वहां के टीचर्स के भी फोन आए कि भाई साहब इसको कैसे रुकें, सरकारी स्कूल यहाँ बंद हो रहे हैं।
क्योंकि कोई तमिल माध्यम में पढ़ाना नहीं चाहता। तो उसने कहा मेरे साथ 35 लोगों ने ज्वाइन किया था 2012 बैच में मसूरी में तमिलनाडु से, और 12 में से 3 या 4 ऐसे होंगे जो ठीक प्रकार से तमिल लिख सकते होंगे, और शायद 4-5 ही ऐसे होंगे अगर कहा जाए कि 5 मिनट खड़े होकर के तमिल भाषा में बोल लो, भाषण दे दो, तो दे दें। यानी आप समझ नहीं रहे भाषा को इसलिए कहां तक पहुंच गई है। मेरा आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन है, राहुल जी शायद मेरी बात से एग्री करते हैं, या ये मैं वो मेरी बात से क्या एग्री करेंगे, मैं उनकी बात से एग्री करता हूं कि इस विषय पर अगर हमने एक बहुत सीरियस कॉल नहीं ली, तो हम इसको सभी भारतीय भाषाओं को संस्कृत की श्रेणी में ले आएंगे, और अंग्रेजी इस देश की महारानी बनकर हमारे ऊपर, जैसे अंग्रेजों के बजाय अब अंग्रेजी राज कर रही है, ये बिल्कुल स्थापित हो जाएगी। मैं क्षमा चाहते हुए, अंतर मन से क्षमा चाहते हुए अपनी इस बात को यहाँ पूर्ण करता हूँ। मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, मैं आज भी इस मत का हूँ कि इसमें से रास्ता निकल सकता है, परंतु इस पर सीरियस गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं कितने विद्वान लोगों को आपने सुनने के लिए बाध्य किया मुझे, हालांकि मेरे पास कोई विद्वता वाली बातें नहीं है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ यदि मेरी बहुत हल्की फुल्की बात लोगों को लगी हो। अंत में फिर से मेरा आभार।